तल पटल सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे। हम इससे पहले अगले सेमेस्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई सर्वेक्षण किया जाता था तो उस क्षेत्र में हम जाते थे और उस क्षेत्र पर सर्वेक्षण करते थे और ड्राइंग शीट ड्राइंग हॉल में आकर बनाते थे। लेकिन समतल पटल सर्वेक्षण यह एक ऐसा सर्वेक्षण है जिसमें हम सर्वेक्षण के साथ साथ उसी क्षेत्र में हम ड्राइंग शीट यानी नक्शा भी तैयार करते हैं। तो समतल पटल सर्वेक्षण जब पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि समतल पटल सर्वेक्षण होता क्या है। तो समतल पटल सर्वेक्षण क्या होता है कि समतल पटल सर्वेक्षण समतल धरातल पर ही किया जाता है। समतल पटल सर्वेक्षण उसे कहते हैं वह सर्वेक्षण जिसको सिर्फ समतल धरातल पर ही किया जाता है उसे समतल पटल सर्वेक्षण कहते हैं। समतल पटल सर्वेक्षण करने के लिए जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं वह उपकरण कौन कौन से होते हैं हम इसके बारे में जानते हैं। तो समतल पटल सर्वेक्षण में समतल पटल सर्वेक्षण में उपयोग होने वाले उपकरण, जब हम समतल पटल सर्वेक्षण में उपयोग होने वाले उपकरण के बारे में पढ़ते हैं, कितने उपकरण होते हैं जो इस समतल पटल सर्वेक्षण में प्रयोग किए जाते हैं, तो हम एक एक करके बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा उपकरण का नाम है एलिडेड। दूसरा पढ़ते हैं इसका नाम है त्रिपाद। तीसरा हमारा उपकरण का नाम है साहुल काटा। उसके बाद अगला है यू फोर्क नाम है उसका। आगे जब पढ़ते हैं पांचवा तो इसका नाम है द्रोणी कंपास। अगला उपकरण का नाम है पार्सल। इसके बाद अगला उपकरण का नाम है आपका रेंजिंग राड। इसके आगे जो हमारा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है पेंसिल, रबड़, कटर। इसके आगे जो हमारा उपकरण होगा वह हमारा उपकरण है ड्राइंग शीट। एक और उपकरण है समतल पटल बोर्ड। ये हमारे इतने उपकरण होते हैं जो समतल पटल सर्वेक्षण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एलिडेड क्या होता है? एलिडेड के हम बारे में पढ़ते हैं। तो एलिडेड यह पीतल धातु का बना होता है जिसकी जो लंबाई होती है वह लंबाई 30 से 50 सेंटीमीटर का होता है। इसमें दो वेदिकाएं लगी होती है। पहली सिरे पर नेत्र वेदिका होता है और दूसरी सिरे पर वस्तु वेदिका होती है। नेत्र वेदिका में एक पतली झिर्री कटी होती है और वस्तु वेदिका में एक आयताकार खांचा काटा होता है जिसके मध्य में पतला तार तथा सूती के धागा बंधा होता है। नेत्र वेदिका से हम वस्तु वेदिका को देखते हुए एक रेंजिंग रॉड स्टेशन को अपना देखते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। उस काल्पनिक रेखा को कहा जाता है दृष्टि रेखा। इस एलिडेड में एक जो लंबाई में होता है उसके एक साइड में कार्यकारी किनारा होता है। उस कार्यकारी किनारे पर रीडिंग दी होती है सेंटीमीटर में। इन सेंटीमीटर से ही हम स्केल का जैसा कार्य कर लेते हैं। इसके बाद त्रिपाद क्या होता है कि यह 3 पैरों का होता है, इसीलिए इसे त्रिपाद कहते हैं। त्रिपाद की जो हाइट होती है लगभग 3 मीटर होती है। त्रिपाद के निचले सिरे पर नुकीला पीतल का लगा हुआ एक उपकरण व्यवस्था की जाती है जिसे पृथ्वी पर धंसाने के लिए प्रयोग किया जाता है उस नुकीले सिरे को। अगला पढ़ेंगे साहुल काटा पढ़ेंगे तो साहुल काटा यह लट्टू के कार का होता है
और यह एक धागे के सहायता से जुड़ा होता है। जब U4 के बारे में पढ़ेंगे तो यह U4 इसलिए कहा गया कि यह जो उपकरण होगा यह अंग्रेजी अक्षर के U आकृति का होता है। यह अंग्रेजी के अक्षर के U आकृति का होता है, जिसका एक सिरा नुकीला होगा तथा दूसरा सिरा में हुक लगा होता है। अगला ध्रुवी कंपास पढ़ते हैं। तो ध्रुवी कंपास जो होता है यह चुंबकीय सूचिका के जैसा होता है। यह चुंबकीय सूचिका में एक कीलक लगा होता है। कीलक के मध्य में चुंबकीय जो सूचिका होती है वह स्थिर होती है और चुंबकीय जो सूचिका होती है नॉर्थ दिशा को प्रदर्शित करती है, उत्तर दिशा को प्रदर्शित करते हैं। जो उत्तर दिशा को प्रदर्शित करते हैं, इस चुंबकीय जो सूचिका होती है उसकी जो लंबाई होती है 12 से 13 सेंटीमीटर होती है। चुंबकीय सूचिका यह हमेशा ड्राइंग शीट पर उत्तर दिशा प्रदर्शित करती है। पार्सल, यह जो पार्सल होता है यह एक इस प्रकार से धातु बना होता है और इसके अंदर हवा तथा पारे का बुलबुला पारित कर दिया जाता है। इसमें जब समतलन करते हैं समतल पटल बोर्ड को, तो जो हमारा यह बबल दिखाई देता है बिल्कुल जब सेंटर में होता है, बीच में होता है, तब हम मान लेते हैं कि हमारा जो उपकरण है बिल्कुल समतल और क्षैतिज में स्थित है। रेंजिंग राड, जब रेंजिंग राड की बात करते हैं तो रेंजिंग राड इस प्रकार का बना हुआ लकड़ी तथा लोहे का इस प्रकार का उपकरण होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पट्टियां होती हैं। जो एक पट्टी 20 सेंटीमीटर की कलर की जाती है। 20 सेंटीमीटर का एक कलर होगा। यह मान लीजिए हम लाल रंग से रंग देते हैं और दूसरा 20 सेंटीमीटर का है तो यह सफेद हो जाता है। ठीक है, यह सफेद है। उसके बाद इसकी हाइट की बात करते हैं रेंजिंग राड की। तो रेंजिंग राड की हाइट की बात करते हैं तो 1.5 मीटर से 3 मीटर के बीच में रेंजिंग राड की हाइट होती है। इसकी हाइट 1.5 मीटर से 3 मीटर की हाइट। इसका नुकीला, नीचे का सिरा नुकीला होता है। इसकी सहायता से जमीन में धंसाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पेंसिल का प्रयोग करते हैं, रबड़ का प्रयोग करते हैं, कटर का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग शीट पर हम आरेखन करने के लिए, ड्राइंग नक्शा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। समतल पटल बोर्ड, समतल पटल बोर्ड त्रिपात के ऊपर फ्लाई नट के द्वारा कस देते हैं और कसने के बाद जब हम इस पर एलिडेट से कसा फ्लाई नट से त्रिपात पर कसते हैं, इसी समतल पटल बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट को हम क्या करते हैं, स्थापित कर देते हैं और समतल पटल क्रियाएं करते हैं। अब हम आइए देखते हैं कि समतल पटल जो सर्वेक्षण होता है वह हमारा कितनी विधियां होती है समतल पटल सर्वेक्षण में। आइए पढ़ते हैं समतल पटल सर्वेक्षण के लाभ या गुण। समतल पटल सर्वेक्षण के लाभ और गुण क्या होते हैं। तो यह समतल पटल सर्वेक्षण जब क्षेत्र में करते हैं तो यह समतल पटल सर्वेक्षण प्रेक्षण के साथ साथ नक्शा भी तैयार कर देते हैं। जब क्षेत्र में जाते हैं तो हम ड्राइंग शीट और सर्वेक्षण दोनों साथ साथ करते हैं। यानी पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि समतल पटल सर्वेक्षण में प्रेक्षण एवं आलेखन साथ साथ किए जाते हैं। दूसरा पढ़ते हैं, जब हम जानते हैं कि हमारा नक्शा यानी ड्राइंग शीट और सर्वेक्षण दोनों साथ साथ हो रहा है तो समय भी कम लगेगा। यानी ये भी गुण है कि इसमें समय बहुत कम लगता है, क्योंकि दोनों कार्य साथ साथ किए जा सकते हैं। अगला पढ़ते हैं, जब वहां क्षेत्र में हम समतल पटल सर्वेक्षण करते हैं, किसी प्रकार का कोई स्टेशन या मार्क या चिन्ह छूट जाता है तो उस क्षेत्र में ड्राइंग बनाते समय ही हमें यह आभास हो जाता है कि हमारा कौन सा नक्शा, कौन सा स्टेशन, कौन सी पॉइंट हमारा छूट रहा है। तो उस क्षेत्र में हम वहीं पे वह क्या बोलते हैं उसको देखकर और व्यवस्थित कर लेते हैं। यानी जब सर्वेक्षण
करते हैं तो किसी बिंदु का छूटने का, किसी बिंदु का भूलने का या छूटने का किसी बिंदु का छूटने का भय नहीं रहता है, क्योंकि उस क्षेत्र में हम रहते हैं, उसी क्षेत्र में हम ड्राइंग शीट पर नक्शा वह बना लेते हैं। कोई पॉइंट छूटता है तो यह जो सर्वेक्षण होता है इसमें उपकरण पर जो व्यय आता है वह बहुत कम होता है, बहुत कम आता है, क्योंकि जो समतल पटल सर्वेक्षण में उपकरण प्रयोग किए जाते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि इसमें प्रयोग होने वाले उपकरण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इस पर व्यय जो होता है, धन जो आता है, खर्च होता है, उसमें बहुत कम होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं समतल पटल सर्वेक्षण के चरण। समतल पटल सर्वेक्षण के चरण यानी संक्रियाएं कितनी होती हैं, तो समतल पटल सर्वेक्षण की संक्रियाएं हम पढ़ते हैं। तो इसके आगे समतल पटल सर्वेक्षण की संक्रियाएं यानी चरण, किसी भी स्टेशन को समतल पटल पर स्थापित करने की संक्रिया कितनी होती है। समतल पटल पर स्थापित यानी समतल पटल सर्वेक्षण में किसी स्टेशन को समतल पटल सर्वेक्षण में स्थापित करने के चरण या संक्रिया। समतल पटल सर्वेक्षण में स्थापित करने के चरण एवं संक्रिया को पढ़ते हैं। तो इसमें 3 चरण या संक्रिया होती हैं, जो जब हम समतल पटल सर्वेक्षण के उपकरणों को क्षेत्र में ले जाते हैं तो वहां पर हम स्थापित किस प्रकार से करते हैं, प्रथम क्रिया क्या करनी होती है। तो 3 चरणों से होकर समतल पटल सर्वेक्षण किया जाता है। तो पहला हमारा होता है समतलन, पहला होता है समतलन, दूसरा हमारा होता है उपकरण दिक् स्थापन, और तीसरा हमारा होता है केंद्रण। जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो समतलन करते हैं, और समतलन करने के लिए हमें पार्सल की सहायता लेनी होती है। पार्सल के द्वारा किसी उपकरण को समतल किया जाता है। दिक् स्थापन करने के लिए द्रोणी कंपास का सहायता लेते हैं, और केंद्रण जो होता है यू फोर्क तथा साहुल काटा की सहायता से किया जाता है। समतल पटल सर्वेक्षण में स्थापित करने के लिए स्टेशनों को चरण एवं संक्रिया। समतलन में पार्सल उपकरण का प्रयोग किया जाता है, दिक् स्थापन में द्रोणी कंपास का प्रयोग किया जाता है, और केंद्र में यू फोर्क तथा साहुल काटा का प्रयोग किया जाता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि समतल पटल सर्वेक्षण में कितनी विधियां होती हैं। समतल पटल सर्वेक्षण को हल करने में कितनी विधियां होती हैं, उन विधियों को पढ़ते हैं। तो समतल पटल सर्वेक्षण की विधियां, समतल पटल सर्वेक्षण में कितनी विधि है, कैसे की जाती है। समतल पटल सर्वेक्षण में विधि पढ़ते हैं। समतल पटल सर्वेक्षण में विधियां, समतल पटल सर्वेक्षण की 4 विधियां होती हैं। 4 विधियां कौन कौन सी होती है। पहला विधि होती है प्रतिच्छेदन विधि। दूसरा विधि होती है विकिरण विधि। दूसरा विधि होती है विकिरण विधि।
तीसरा जो विधि होती है यह होती है माला रेखा विधि, माला रेखण विधि, माला रेखण विधि। और चौथा जो विधि होती है आपकी यह होती है अंतर छेदन विधि, अंतर छेदन विधि। प्रतिछेदन विधि में यह कैसे किया जाता है? प्रतिछेदन विधि में दो मूल्य स्टेशन होते हैं जिसका नाम ए और बी माना जाता है। इस स्टेशनों को मुख्य लाइन कहते हैं। यहाँ पर ए और बी लाइन खींच दीजिए। अब स्टेशन पर हम अन्य स्टेशन मान लेते हैं। अन्य स्टेशन हम सी, डी, ई और एफ मान लीजिए। हम सर्वप्रथम ए स्टेशन पर आते हैं। जो संक्रिया मैंने बताया था, 3 संक्रिया होती है, समतलन, दिक् स्थापन और केंद्रण। ए स्टेशन पर उपकरण के साथ हम समतलन करेंगे, दिक् स्थापन करेंगे और केंद्रण करने। इसके बाद हम सभी स्टेशनों को क्रमशः देखते जाएंगे इलिडेट के द्वारा। इलिडेट के बारे में मैंने बताया है। इलिडेट किस धातु का बना होता है, उसकी आकृति कैसी होती है। तो ए से हम देखेंगे, सभी स्टेशनों को देखते हुए हम सभी को एक काल्पनिक रेखा के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। उसके बाद बी से हम सभी स्टेशनों को क्रमशः देखते जाएंगे। यहाँ पर बी से हम क्रमशः देखते गए। अब क्या होता है, यह वास्तविक लाइन होती है। इस वास्तविक लाइन को मान लेते हैं एक्स मीटर है, इसको वाई मीटर मान लेते हैं, इसको जेड मानते हैं, इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इसको मान लेते हैं टी। और आपकी यह लाइन जो है यह बच रही है, तो इस लाइन को आप मान लीजिए डब्ल्यू। इस लाइन को अब क्या करते हैं कि कोई उचित पैमाना मानते हैं, क्योंकि वास्तविक लाइन है। और वास्तविक लाइन सपोज दैट एक्स आपकी 20 फुट आ गई, तो क्या हम 20 फुट को ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित कर सकते हैं? वास्तविक लाइन है तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें 20 फुट को प्रदर्शित करने के लिए हमें 20 फुट की ड्राइंग शीट चाहिए। वास्तविक लाइन को प्रदर्शित करने के लिए उतनी ही बड़ी का चार्ट चाहिए, हमें उतना ही बड़ा हमें ड्राइंग शीट चाहिए। तो एक हम उचित पैमाना मानते हैं। उचित पैमाना के अनुसार हम उस दूरी को छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद इस दूरी में से ही निकाल लेते हैं। वैसे ही सभी दूरियों में से हम निकाल लेते हैं जो हमारी पैमाना पर रखकर। उसके बाद इस जो दूरियां निकाले हैं उस दूरियों को हम मिला देते हैं। ये दूरियां मिला लिए, ये 2 दूरी काटे थे, इसको कैपिटल सी मान लीजिए, यह डी मान लीजिए, यह ई मान सकते हैं, यह एफ मान लीजिए और यह स्मॉल बी मान लीजिए। हमारा मेन जो होता है, हमारा जो बना हुआ ड्राइंग शीट का नक्शा जो क्षेत्र होता है, यह ए यहाँ पर है, यह इस प्रकार से होगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो छोटा पैमाना मानते हैं उसके आधार पर यह हम दूरियों को निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद इस पॉइंट को हम मिला लेते हैं। इस पॉइंट को मिलाने के बाद यह एफ का था, तो इसलिए यह स्मॉल एफ को इसका नाम रखते हैं। स्मॉल एफ हो गया, ये स्मॉल ई हो गया, यह स्मॉल डी हो गया, स्मॉल डी, और ये स्मॉल सी, और यह ए है, यह स्मॉल ए हो गया। इस पॉइंट को हम इस प्रकार से घेर देते हैं, क्योंकि हमारा यही मेन स्टेशन का एक ड्राइंग शीट का पॉइंट होता है। अब ये हमारा प्रतिछेदन, ये इस प्रकार से प्रतिछेदन विधि की आकृति के अनुसार हमारा रूपरेखा बनेगा और समतल पटल सर्वेक्षण की विधि को हम कर लेते हैं। अब आइए पढ़ते हैं विकिरण विधि को। विकिरण विधि को कैसे पढ़ा जाता है? तो इसमें मुख्य स्टेशन एक होते हैं इसको केंद्र पर, और इस पॉइंट से हम सभी स्टेशन दिखाई देने चाहिए। ऐसे पॉइंट को हम चयनित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग पॉइंट को हम चयनित कर लिए हैं, जिसका नाम हम पॉइंटों को लिख दे रहे हैं, ए बी सी डी ई। ये ए बी सी डी हमारे पॉइंट है जो फील्ड क्षेत्र में चयनित किए हैं। और बिंदु ओ से, ओ स्टेशन से जितने पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं वह सब पॉइंट आपको बिंदु ओ से दिखाई देंगे। अब यहाँ इस पॉइंट पर हम समतल पटल सर्वेक्षण की संक्रिया का प्रयोग करेंगे। 3 संक्रिया और 3 चरण थे। पहला चरण था समतलन, दूसरा चरण था दिक् स्थापन और तीसरा था केंद्रण। अब यहाँ से हम एक पॉइंट को देखते हैं रेडिएट के द्वारा, काल्पनिक रेखा प्रस्तुत कर देते हैं। बी को देखते हैं, सी को देखते हैं, और उसके बाद डी को देखते हैं, उसके बाद ई को देखते हैं।
और इस पॉइंट को हम मिला देते हैं। इस प्रकार हमारी विकर्ण विधि का रूपरेखा तैयार हो जाता है। और आगे हम इस जो दूरी गई है, वास्तविक दूरी है, उसको काल्पनिक दूरी में किसी मापनी द्वारा चेंज कर लेते हैं और वह दूरी को छोटा कर लेते हैं पैमाने के द्वारा, और पैमाने के द्वारा इस पॉइंटों को जो काटी हुई दूरी है उससे मिला देते हैं। तो इस प्रकार की हमारी जो ड्राइंग शीट बन जाती है, यह हमारा विकर्ण विधि की बनता है। और इसका नामकरण कर देते हैं स्मॉल a, b, c, यह हो गया आपका स्मॉल d और ये हो गया स्मॉल e। अब ये हमारा विकर्ण विधि का माला रेखा जो होता है, यह माला रेखा हमारा जो माला रेखा होता है, इसमें सभी बिंदु मुख्य माने जाते हैं, क्योंकि सभी बिंदुओं पर हमें दिक् समतलन, दिक् स्थापन और केंद्रण करना होता है। जैसे आपका इस प्रकार से कोई आकृति है, यहाँ पर बनी, यहाँ पर है, तो इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, इसको A और यहाँ पर B, C और D मान ली। तो इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखा गया, इस पॉइंट को देखा गया, इस पॉइंट को देखा गया, इस पॉइंट को यहाँ पर देखे हैं और इस पॉइंट को यहाँ पर देखे हैं। और जो दूरी होगी वह काल्पनिक दूरी यहाँ से ऐसे निकाल लेते हैं पैमाने के द्वारा, पैमाना छोटा मान लेते हैं और वह पैमाने के द्वारा इस प्रकार की आकृति हम बनाते हैं। तो यह हमारी आकृति विकिरण विधि के आधार पर की जाती है। यह विकिरण विधि का फिगर इस प्रकार से हमारा बनता है। तो यह विकिरण विधि थी। तो उसके बाद अंतरछेदन विधि की बात करते हैं। तो अंतरछेदन जो होता है, यह मध्य में काटता है। इस प्रकार से हमारा स्टेशन समतल पटल सर्वेक्षण में विधियां की जाती है। तो दोस्तों, आज आपको समतल पटल सर्वेक्षण के इस टॉपिक के बारे में बताया गया। समतल पटल सर्वेक्षण में कितने प्रकार के होते हैं, इसमें चरण कितने होते हैं, कितने उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, समतल पटल किस धरातल पर किया जाता है, आज हम यही पढ़े हैं। अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि समतल पटल सर्वेक्षण की त्रुटि कितनी होती है, उन त्रुटियों को कैसे समाप्त किया जा सकता है, और द्विबिंदु और त्रिबिंदु समस्या के भी बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।